लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं फायर फोर्स के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का, क्योंकि फाइनली हम लोग एक बहुत ही कमाल की फाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और चलूंगा सीधा आपको लेके इस कमाल की फाइट की तरफ। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इसके अलावा हम लोग विंड ब्रेकर, वन पीस और साथ ही साथ माय हीरो एकेडेमिया का विजिलेंटी वर्जन भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आप उन सारे एनिमे को भी फॉलो करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको कहां पे बैठे रहना है। एनीवेज, एपिसोड की शुरुआत में हमको वही दिखाया जाता है जो कि ऑलमोस्ट हर फायर फोर्स के एपिसोड की शुरुआत में होता है, यानी कि हमको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा होता है कि कैसे मरने के तरीके तो बहुत हैं पर कोई भी नहीं मरना चाहता है आग से जल के, जो कि ऑब्वियस सी बात है, पर फिर भी हमको बार बार बताई जा रही होती है। फिर हमको धीरे धीरे करके पुराने एपिसोड्स का रिव्यू दिया जा रहा होता है, रिकैप दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हमको बताया जाता है कि कैसे कैप्टन ओबाई कैद हो चुके हैं और कैसे स्क्वाड 8 उनकी तरफ आगे बढ़ रही है और ये समा बनते हुए पूरी दुनिया देख रही होती है और उनको यकीन नहीं हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमको पता चलता है कि कैसे हमारे कैप्टन बर्न्स अब एक इवेंजलिस्ट बन चुके हैं, अपने भगवान में भरोसा रखने लग चुके हैं। इसी कारण से वो मारने के लिए तैयार हैं कैप्टन ओबाई को। इसके अलावा हमको ये भी दिखाया जाता है कि कैसे अब जोकर और शिनरा की जोड़ी फाइनली बहुत ही कमाल के मोड़ पे आगे पहुंच चुकी है, जहाँ पे वो दोनों साथ में अटैक करने के लिए तैयार हैं और कैसे हमारी गोल्ड तैयार है कैप्टन ओबाई को जला के राख कर देने के लिए। फिर इंट्रो होता है खत्म और इंट्रो के बाद हमको इस एपिसोड का टाइटल बताया जाता है, जो कि होता है इनकार्नेशन ऑफ फ्लेम्स। फिर हमको दिखाए जाते हैं शिनरा और जोकर जो कि बढ़ रहे होते हैं फुचू प्रिजन के अंदर, ताकि वो अपने कैप्टन को छुड़ा सकें। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको एक बिल्डिंग दिखाई देती है। उस बिल्डिंग के ऊपर कोई और नहीं बल्कि हमारे कैप्टन बर्न्स खड़े होते हैं, जो कि तैयार होते हैं इनसे लड़ाई करने के लिए। फिर इन लोग के बीच में कुछ मिनट बातचीत होती है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, जहाँ पे शिनरा का आर्गुमेंट ये होता है कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि व्हाइट क्लैड पूरी दुनिया में एक ग्रेट कैटेक्लिज्म लाना चाहता है, सबको जला के राख कर देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे कैप्टन ओबाई कह रहे होते हैं कि तुम फेथ पे अगर विश्वास रखोगे, भगवान पे विश्वास रखोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ग्रेट कैटेक्लिज्म अंत नहीं है बल्कि एक रीजनरेशन की शुरुआत है। पर उसकी बात सुन के उबिया चुका होता है हमारा शिनरा और वो फाइनली अब उसको इंगेज करने के लिए तैयार हो चुका होता है। फिर क्या, फिर उस बिल्डिंग को क्लाइम करके एक लात बरसाने के लिए आगे बढ़ जाता है हमारे कैप्टन बर्न्स पे। आखिरकार उन्होंने कैप्टन ओबाई को बांध के लटका दिया होता है एक पोल से। जी हाँ, पोल स्ट्रिपर बना दिया है कैप्टन ओबाई को। फिर जैसा मैंने कहा, क्योंकि शिनरा आगे बढ़ जाता है उसको लचाने के लिए और हमारा कैप्टन बर्न्स आप जानते हैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ खास करता नहीं है, बस खड़ा हो जाता है और उसका अटैक उसे कुछ भी इफेक्ट नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ एक मुक्का मार के वो शिनरा को वहां से उठा के फेंक भी देता है। फिर जोकर भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, जो कि ऑब्वियसली शिनरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही और थोड़ा बहुत तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर ही पा रहा होता है कैप्टन बर्न्स से। पर फिर भी ये दोनों लोग मिलके भी कुछ खास नहीं उखाड़ पा रहे होते हैं हमारे कैप्टन बर्न्स का और उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं कैप्टन बर्न्स। फिर वो यूज करता है अपनी एबिलिटी यानी कि वोल्टेज नोवा और स्टार्ट कर देता है उसका स्टेज 1। जिसको ना याद हो उसको मैं याद दिला दूं, वोल्टेज नोवा बेसिकली हीट कलेक्ट करती है और जितना ज्यादा टाइम हमारे कैप्टन बर्न्स फाइट करते जाएंगे उनके स्टेजेस उतने ज्यादा हायर होते जाएंगे। अभी सिर्फ स्टेज 1 चल रहा है और इसमें शिनरा और जोकर की हालत ये हो चुकी है, तो स्टेज 2, 3 और इवन 5, जी हाँ इसके 5 स्टेजेस हैं, में क्या होगा ये तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यही सब बातें जोकर शिनरा को भी समझा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शिनरा सोच रहा होता है कि कैप्टन बर्न्स ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि शिनरा ने आज तक उसको अपने बाप की तरह देखा होता है, एक फादर फिगर की तरह देखा होता है, तो एक फायर सोल्जर ऐसा क्यों कर रहा होता है ये शिनरा के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर सीन कट होता है और हमको चारोन और आंख के ऊपर गोल्डन पट्टी वाली लड़की दिखाई जाती है, जो कि इस फाइट को देख रही होती है। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन में लेके जाया जाता है, जहाँ पे हमारे कैप्टन बर्न्स होमिया को बता रहे होते हैं कि कैसे वो अकेले लड़ना चाहता है फोर्थ पिलर से और वो चाहता है कि कोई और उसको इंटरसेप्ट ना करे और बचे हुए जो कैप्टन 8 और बची हुई जो स्क्वाड 8 है उसको ये लोग संभाल लें। तो ऑब्वियसली होमिया ये बात मान जाती है। फिर वो टनल के अंदर जाने लगती है, उसके सर में कुछ तो दर्द हो रहा होता है, जिसके कारण से चारोन बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है, पर फिर भी वो उसको जाने देता है क्योंकि वो नकचिड़ी सी लड़की जो ठहरी। फिर हमको दिखाए जाते हैं कारिम और यान ली, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनको विश्वास नहीं हो रहा होता है क्योंकि कैप्टन बर्न्स ये सब क्यों कर रहे हैं, पर वो अब कर भी क्या सकते हैं। जहाँ पे कारिम का मानना ये होता है कैप्टन बर्न्स मूर्खता वाला काम कर रहे हैं, वहीं पे यान ली कह रहा होता है कि वो अपने भगवान पे भरोसा रखे हैं और तुम भी अपने भगवान पे भरोसा रखो। फिर हमको सीन कट करके लेके जाया जाता है बेसमेंट वाले एरिया की तरफ, जहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड 8 आगे बढ़ रही होती है फुचू प्रिजन की तरफ। वहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे अब वो रेबल बन चुके हैं, तो इसी कारण से वो लोग अब चलती हुई गाड़ी पे खड़े हो सकते हैं। आई मीन बात तो बहुत स्टूपिड है, पर फॉर अ स्क्वाड जो कि बहुत ही ज्यादा रेजिमेंटेड है, जो कि कोई भी बात को, कोई भी रूल को तोड़ती
होती नहीं है उनके लिए बात बहुत ज्यादा सूट करती है। एनीवेज हमको ये दिखाया जाता है कि कोई तो नीचे गिर गया है। आप लोग गेस कर सकते हैं कि कौन नीचे गिर गया है। आर्थर ही नीचे गिरा होगा जिसकी हमको इवेंचुअली कंफर्मेशन मिल ही जाएगी। फिर हमको वाइस कैप्टन हिनावा दिखाए जाते हैं जो कि बाकी सारे स्वॉर्ड को स्पीचेस दे रहे होते हैं कि वंस अगेन कि कैसे वो बन चुके हैं रेबल्स, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं और वो सबको इनकरेज कर रहे होते हैं ये चैंट दिला के कि हम लोग प्रिजन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर हमको व्हाइट क्लैड दिखाया जाता है जो कि डिस्कस कर रहा होता है कि कैप्टन बर्न ने तो फिर खुद ही अडोला लिंक को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो फिर उसको जिंदा क्यों छोड़ा जा रहा है। जहाँ पे हमारी गोल्ड उनको बता रही होती है कि होमिया का ये मानना है कि उसको जिंदा रखना जरूरी है फिलहाल के लिए, इसके अलावा वो उसको एक्सचेंज कर देंगे डोपलगैंगर से, तो इसी कारण से उसको अभी जिंदा रखा होता है। फिर ये तीनों प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे इनको इंटरसेप्ट करना होता है स्क्वाड 8 को। फिर हमको नेदर की तरफ लेके जाया जाता है जहाँ पे हमारी होमिया अभी भी चिल्ला रही होती है। हमको बताया जाता है कि वो एक्चुअली में सारे के सारे कॉन्शियसनेस को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही है। फिर हमको एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि होता है योना। योना वहाँ पे आके बात करने लगता है चारोन से। चारोन उससे कहने लगता है कि उसको अच्छा नहीं लगता है कि होमिया को इतने दर्द से गुजरना पड़ता है। योना कह रहा होता है कि पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि ये लोग अब एज ऑफ डिसाइफरिंग पाई में हैं, जिसका मतलब मुझे भी अभी नहीं पता है, आगे जब भी क्लियर होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। इन दोनों के बीच में छोटी मोटी बातें हो रही होती हैं पर क्रक्स यही होता है कि हमारा जो चारोन है वो चाहता था कि होमिया को इन सारे दुखों से बाहर निकाल पाए, वहीं होमिया अभी भी सारे कॉन्शियसनेस को करेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। फिर हमको कंपनी 5 का बेस दिखाया जाता है जहाँ पे उनका वाइस कैप्टन यानी कि ट्रायंगल शेप वाला बुढ़ा खोज रहा होता है प्रिंसेस हिबाना को, जो कि लैब में घुसी हुई होती हैं। लैब में वो सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही होती हैं। वो पढ़ रही होती है मियामोतो के बारे में, डीमंस के बारे में, डोपलगैंगर्स के बारे में, बेसिकली ऐसे इन्फर्नल्स के बारे में जो कि बात कर सकते हैं। फिर उसको धीरे धीरे रियलाइज हो रहा होता है कि कैसे सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे आके मिलती हैं। जिस कॉन्वेंट में वो और सिस्टर आयरिस पढ़ी होती हैं, इसके अलावा उनकी जो हेड सिस्टर थी वहाँ पे उनकी भी डेथ एक बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से आर्सन से हुई थी, तो वो भी पता लगाने की कोशिश कर रही होती हैं। फिर हमको वंस अगेन गोल्ड और उसके अंटर पंटर दिखाए जाते हैं जो कि दीवारों के अगल बगल नाच रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि कंपनी 8 कहाँ से आएगी। वो सोच रहे होते हैं कि ऑब्वियसली मेन दीवार तो तोड़ के नहीं आएगी, पर होता यही है वाइस कैप्टन हिनाबा मेन दीवार को उड़ा देते हैं और वहीं से अंदर आ जाते हैं। फिर क्या, फिर इन लोग के बीच में मार शुरू हो जाती है। पर मार शुरू होने के पहले इनको एक बंदा पॉइंट के लिए चाहिए होता है, यानी कि मेन अटैक के लिए चाहिए होता है, जो कि या तो हमारे शिनरा भाई साहब होते हैं या तो आर्थर भाई साहब होते हैं। पर क्योंकि शिनरा ऑलरेडी इंगेज कर रहे होते हैं कैप्टन बर्न्स को, तो इसी कारण से लोग आर्थर को बुला रहे होते हैं। पर जैसा मैंने कहा क्योंकि आर्थर नीचे गिर गया होता है तो फिर ये लोग अब क्या ही कर सकते हैं। इसी कारण से तमाकी कहती है कि वो ले लेगी पॉइंट की पोजीशन। ऑब्वियसली वो शिनरा जितनी फास्ट तो नहीं है, पर वो शिनरा से बहुत अच्छे तरीके से मैन्यूवर कर सकती है। तो फिर ये लोग भी मान जाते हैं इस बात को। पर हमको पता चलता है कि एक्चुअली में जो गोल्ड वाली बंदी है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये सबकी एबिलिटी को तुरंत एसेस कर लेती है, जहाँ पे हिनावा के फायर किए हुए बुलेट को भी वो हवा में ही रोक देती है और इन लोग की ही तरफ वापस फेंक देती है। तमाकी भी इसके सामने कुछ खास नहीं कर पा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वल्कान और लिक लगे हुए होते हैं कि किसी तरीके से इस लड़की की एबिलिटी को प्रोसेस कर पाएं, पर वो नहीं कर पा रहे होते हैं। वो आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस तो कर रहे होते हैं कि इसकी एबिलिटी को प्रोसेस कर लेंगे, समझ लेंगे, पर फिर भी उसमें समय लग रहा होता है। जैसा मैंने कहा क्योंकि वो हिनावा की बुलेट्स को भी कंट्रोल कर ले रही होती है, तो वो उन्हीं के पास वापस फायर कर देती है और ऑलमोस्ट माकी को हिट करने वाली होती है। तब तक हिनावा उसको शील्ड से बचा भी लेता है। हमको ये भी दिखाया जाता है कि कैसे हमारी गोल्ड वाली जो औरत है ये तारीफ भी कर रही होती है माखी की। बेसिकली फाइट का सेटअप यहाँ पे भी शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखा रहे होते हैं कैप्टन बर्न्स अपनी शक्तियाँ। कैप्टन बर्न्स इन दोनों की क्या आराम से कटाई छटाई कर रहे होते हैं। उसको अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ रहा होता है, बल्कि उसकी प्रेजेंस ही इनफ होती है इन लोगों को पीछे धक्का देने के लिए। जोकर वहीं दूसरी तरफ बोल रहा होता है कि देखो भाई अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि हमारे कैप्टन बर्न्स ऑलरेडी स्टेज 2 में आ चुके हैं। इसका मतलब कि अब हम लोग के भी इसका गेम नहीं बचा सकते हैं। फिर वंस अगेन हमको उसी फाइट की तरफ लेके जाया जाता है जहाँ पे तमाकी प्रॉमिस कर रही होती है कि कैसे वो इसकी बैंड बजा देगी और प्रूव करके दिखाएगी सबको कि तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था स्क्वाड 8 को। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।